हेलो छात्राओं, आज हम लोग डीएलएड बीटीसी के विज्ञान के पेपर को लाए हैं जो कि 2024 का पेपर है। अब देखिए, जो ये विज्ञान का जो प्रश्न आते हैं बहुत सिंपल से साधारण से प्रश्न होते हैं और इनको देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं और उनको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में सत्य फल, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सत्य फल किसे कहते हैं। कह रहे हैं कि सत्य फल का उदाहरण है। हमको यह पता होना चाहिए कि सत्य फल किसे कहते हैं। तो देखिए, सत्य फल वह फल होता है जो पुष्प के अंडाशय से उत्पन्न होता है। जैसे नारियल हुआ, अंगूर हुआ और आम हुआ, ये सब क्या हैं? ये सब हैं सत्य फल होते हैं। क्योंकि सत्य फल जो कहाँ से उत्पन्न हुआ हो, अंडाशय से उत्पन्न होता है। जो फूल होता है उस फूल के अंडाशय से उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। अब देखिए, हमको विकल्प में क्या दिया है? विकल्प में दिया है काजू दिया है। तो काजू जो होता है वह पुष्प के बाह्य दल से उत्पन्न होता है और सेब जो होता है पुष्पांग से उत्पन्न होता है। आम जो होता है वह पुष्प के अंडाशय से उत्पन्न होता है, जो कि हमें यही पूछा है प्रश्न में। और यह जो होता है, जो पुष्प का क्रमागत अंग होता है, वहाँ से अनानास का उत्पत्ति होती है, वहाँ से जो है अनानास बनता है, मतलब फल लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया है कि दही से मक्खन को पृथक करने के लिए, पृथक मतलब अलग करने के लिए, करने की विधि को क्या कहते हैं? मतलब कि जो दही होती है, दही से मक्खन को निकालने की जो विधि होती है, उस विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? उस विधि को हम बोलते हैं अपकेंद्रण विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण विधि कहते हैं। समझ में? अब देखिए, ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन का अर्थ क्या होता है? ऊर्ध्वपातन मैं सभी का डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रश्न जब भी इस प्रकार के आएँ तो आप लोगों को सवाल को हल करने में समस्या ना हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमने सारे जो डिफिनेशन थे इनके, जो ऊर्ध्वपातन, वाष्पन और निस्पंदन और अपकेंद्रण, इन सभी का डिफिनेशंस यहाँ पर दिए हैं। देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो ठोस जो है, जिसमें कोई ठोस बिना द्रव के बने ही सीधे क्या करता है, वह गैस में बदल जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया बोलते हैं, या वह प्रक्रिया या विधि बोलते हैं। समझ में कि नहीं? उसके बाद लिखा है कि वाष्पन वैसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव जो है वह धीरे धीरे क्या करता है? किसमें बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वाष्पन अभिक्रिया बोलते हैं। वाष्पन अभिक्रिया बोलते हैं या फिर वाष्पीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। समझ में क्या? उसके बाद आता है निस्पंदन। देखिए, हमने जो भी इसमें ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, निस्पंदन और अपकेंद्रण है, इन सभी का डिफिनेशन हमने यहाँ पर दिया है ताकि इसको समझने और इस प्रकार के जब भी कभी प्रश्न आए तो आप उसको हल करने में दिक्कत आपको ना हो। तो देखिए, सबसे पहले वो बोला क्या था कि दही से क्या चीज़, मक्खन को पृथक करने की विधि है। उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण विधि बोलते हैं। और ऊर्ध्वपातन विधि क्या है? देखिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव के बने सीधे क्या होता है? गैस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? सीधे गैस में क्या हो जाता है? बदल जाता है। उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद बोला है वाष्पन अभिक्रिया या विधि किसे कहते हैं? वाष्पन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो द्रव है, द्रव धीरे धीरे क्या होता है? किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वाष्पन
अभिक्रिया या प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है निस्पंदन। क्या है निस्पंदन विधि? क्या है निस्पंदन विधि? क्या है निस्पंदन विधि? वह विधि होती है जिसमें मिश्रण से विशेष अवयव को क्या किया जाता है, छान कर अलग किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, निस्पंदन विधि कहते हैं। निस्पंदन विधि वह विधि होती है जिसमें विशेष अवयव को क्या किया जाता है, छान कर अलग कर लिया जाता है, उसे निस्पंदन विधि कहते हैं। उसके बाद आता है अपकेंद्रण विधि। किसे कहते हैं? अपकेंद्रण विधि या अभिकेंद्रण प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसका उपयोग करके, अभिकेंद्रीय बल का उपयोग करके उनके अवयव को उनके घनत्व के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है और उनको अलग अलग करके जिस अवयव को चाहते हैं उस अवयव को निकाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दही है, दही को अपकेंद्रीय बल से घुमा घुमा के क्या करते हैं, उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं। तो वह क्या है, उसका जो घनत्व किसका कम होता है, मक्खन का घनत्व कम होता है, इसलिए वो ऊपर आ जाता है और उसको हम लोग छान के निकाल लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अपकेंद्रण विधि कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि पौधे की कौन सी विधि कलम लगाना, क्या चीज़, पौधे की कलम लगाना एक प्रकार का क्या है, जनन है। मतलब कि जो पौधे लगाते हैं जो कलन विधि से, कलन विधि मतलब उसे काट देंगे, काट के लगा देंगे, तो जब काट के लगा दिए हैं तो उस विधि को हम जनन की किस विधि में गिनते हैं, तो वह जो है वह काय विधि है। क्या है, कायिक विधि है। मतलब कायिक जनन है। जिस कायिक जनन वह जनन होता है जिसमें क्या होता है, पौधे का जो टहनी ले लेते हैं, जैसे गुलाब का टहनी लिए, उसको काट लिए, काट कर क्या कर दिए, फिर उसको क्या कर दिए, जमा देंगे, मतलब लगा देंगे, तो वो उसमें पौधे निकल जाएंगे, फिर एक अलग ही जीव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखिए हमने चारों भागों के चारों के डेफिनेशन लिखे हैं। देखिए इसमें पहला विकल्प था, क्या था कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक ही जनक से नए जीव का निर्माण होता है। इसमें एक ही जनक से जो है पौधेकार या जीव का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जो है जनन कहते हैं या फिर जनन बोलते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन जो होता है इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं क्या है, अलैंगिक जनन बोलते हैं। देखिए दूसरा है लैंगिक जनन, जिसमें दो युग्मक कौन है, नर और मादा, जिनमें नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। उसके बाद आता है निषेचित जनन। निषेचित जनन किसे कहते हैं, निषेचित जनन वे अंडाणु या वह अंडाणु या युग्मक जिसमें जनन न हुआ हो उसको बोलते हैं अनिषेचित जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिषेचित जनन बोलते हैं। आगे है कि काय मतलब होता है भाग। क्या करेगी, काय जनन मतलब जिसमें पौधे के एक भाग से ही, ठीक है, एक भाग, चाहे एक भाग कोई भी भाग हो, उसके पत्ते से, जड़ से, तने से एक नया पौधा क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, काय जनक बोलते हैं। और इसमें यही बोल रहा है कि क्या है, कलम विधि। कलम विधि क्या है कि पौधे के किसी एक भाग से एक नया पौधा उत्पन्न हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कायिक जनक ही नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं यार? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? गति के नियम के प्रतिपादक कौन है? न्यूटन जी हैं। इन्हीं ने गति का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और बल का नियम दिया था। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है? क्या है, ऊर्ध्वपातक नहीं है। और हमने यहाँ पर पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ऊर्ध्वपातक किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातक विधि वह विधि होती है जिसमें ठोस जो है
ठोस जो है सीधे क्या हो जाता है, गैस बनता है, बिना द्रव के बने ही सीधे क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातक बोलते हैं। तो कह रहा है कि नहीं है, नहीं है। तो देखिए नौसाद है, नौसादर जो है उसको हम जब भी गर्म करेंगे तुरंत वो क्या होगा, ठोस से क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। आयोडीन भी वो भी बन जाएगा, कपूर वो भी बन जाएगा। उसके बाद बचा नमक, नमक को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, वह डायरेक्ट गैस नहीं बनेगा। ठीक है, तो चौथा नंबर विकल्प सही है। समझ में कि नहीं आया? चलिए हम लोग अब अगले आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि हरे पौधे को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। यह बात है कि जो पौधे होते हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है और जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे जो होता है वो अपना भोजन जो है स्वयं से ही बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करके वो क्या कर लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन जो जंतु होते हैं वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए इनको जो है पौधे को स्वपोषी बोला जाता है और जंतुओं को परपोषी बोला जाता है। ठीक है, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। देखिए जैसे वो पूछा था हमने बता दिया कि स्वपोषी पौधे जो है स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि वह जो है अपना भोजन जो है क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। हरे पौधे को स्वपोषी और जंतुओं को परपोषी कहा जाता है क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, किससे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। क्या करते हैं, स्वयं ही बना लेते हैं। परंतु जबकि जंतु जो हैं अपना भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, वह स्वयं से नहीं बना सकते। समझ में आया कि नहीं है? मतलब कि स्वपोषी किसे कहते हैं, जो स्वयं भोजन बनाता है। परपोषी किसे कहते हैं, जो दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, उसे हम कहते हैं परपोषी जीव। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का नियम क्या है? तो देखिए जड़त्व जो होता है, कोई वस्तु अगर ठहरी हुई है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई वस्तु उस पर बाहरी बल ना आरोपित कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। पहला काम, जड़त्व का नियम यह बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल, क्या, कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक वह वस्तु क्या होगी, विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आसवन से आप क्या समझते हैं। देखिए आसवन वह प्रक्रिया होती है जिसमें द्रव को गर्म करके क्या किया जाता है, वाष्प बना दिया जाता है और फिर वाष्प को ठंडा करके क्या कर दिया जाता है, द्रव बनाया दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, आसवन कहते हैं। चलिए हम आसवन को लिखते हैं, किया जाता है। देखिए अब क्या हमने जैसे वो बोला था कि आसवन आसवन से आप क्या समझते हैं, तो आसवन वह प्रक्रिया है, आसवन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म करके उसको किस में बदल दिया जाता है, उससे वाष्प में बदल दिया जाता है। फिर उस वाष्प को क्या कर दिया जाता है, वापस ठंडा करके, क्या करके, ठंडा करके फिर उसे क्या कर दिया जाता है, द्रव में क्या किया जाता है, संघनित किया जाता है। इस प्रक्रिया में, यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है, इस प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण से, क्या चीज़, मिश्रण से घटकों को क्या किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है। समझ में कि नहीं है? इसमें यह जो प्रक्रिया है, आसवन प्रक्रिया है, इसमें जो है यह इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि जो है मिश्रण से घटकों को, अलग अलग घटकों को क्या किया जाए, अलग अलग अणुओं के घटकों को क्या किया जाए, अलग किया जाए। समझ में कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि घर्षण बल
क्या होता है? क्या घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल जो है दो सतहों के बीच लगने वाला बल होता है जो उसके गति का रोध करता है, उसकी गति को क्या करता है? रोकता है। गति को क्या करेगा? रोकेगा। और यह जो होता है, ये दो सतहों के बीच में जो लग रहा बल है हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगता है। क्या लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। बात समझ में आएगी? घर्षण बल जो होता है दो सतहों के बीच में लगता है, ठीक, और यह इनका जो बल है एक दूसरे के विपरीत में लगता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। है यह क्या है? दिशा, जो गति है उस गति के विपरीत दिशा में हमेशा लगता है। घर्षण बल किसे कहते हैं? तो घर्षण बल वह बल है, घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के बीच में, दो सतहों के संपर्क में आने पर क्या होता है? लगता है। और यह क्या करता है? गति के सापेक्ष विरोध करता है। जो गति मान लीजिए कि इस दिशा में हो रही है तो वह बल किस दिशा में लगाएगा? इस दिशा में लगाएगा। समझ में? वो हमेशा गति की दिशा के विपरीत बल लगाता है। क्या करता है? गति के दिशा के विपरीत में बल लगाता है। समझ में आया कि नहीं? यह आगे दिया है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? अभी वो विकल्पी वाले प्रश्न में ही हमने बताया है, फिर भी हम बता देते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें ठोस को बिना द्रव में बदले ही उसको गैस में बदल देते हैं। मतलब कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे गैस में बदला जाता है। ठीक है, वह प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ठोस को सीधे किस में बदल दिया जाता है? गैस में बदल दिया जाता है। उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। अनुकूलन को क्या करिए? परिभाषित कीजिए। अनुकूलन क्या होता है? किसी जीव, जो जीव है, किसी जीव के शरीर में होने वाले परिवर्तन जिससे वह पर्यावरण में क्या करे? अच्छा से रह पाए, अपने जीवन को जी सके और प्रजनन कर सके, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। इसको लिख दे रहे हैं, मदद करते हैं। देखिए, अनुकूलन किसी जीव, क्या चीज? किसी जीव के शरीर में होने वाले क्या? परिवर्तन। किसी जीव में के शरीर में होने वाले परिवर्तन जो पर्यावरण में जीवित रहने, किसी जीव के शरीर में वो परिवर्तन हो रहा है जिससे वह पर्यावरण में क्या हो? जीवित रह सके और क्या कर सके? प्रजनन कर सके या करने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है, इसको समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न में लिखा है कि एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। क्या करिए? आप एक नामांकित चित्र बनाइए, पत्ती का एक ऐसा चित्र बनाइए और जिसमें आप यह बता सकें कि इसमें यह इस पार्ट का यह नाम है, इस पार्ट का यह नाम है। नामांकित चित्र, नाम के सहित उसका चित्र करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले से ही चित्र बना लिया है और यहाँ पर नाम, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से हमने सारे पार्ट को कवर किया है। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है और इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि बल को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार के नाम लिखिए। बल किसे कहते हैं और उनके कितने प्रकार हैं, इसको हम बताना है, यहाँ पर लिखना है उनके नामों को। देखिए, बल किसी वस्तु के
चाहे वो वस्तु विराम अवस्था में है तो उस विराम अवस्था को चेंज करके गति अवस्था में ला दिए हैं, या फिर कोई वस्तु गति अवस्था में है उसको हमने रोक दिया, या तो उस वस्तु की दिशा बदल दी, ठीक है, या उसका आकार बदल दिया, तो हम यह कहेंगे कि वह क्या है, बल है। बल निम्न प्रकार के होते हैं, पेशी बल होता है, विद्युत बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, आंतरिक बल होता है, अनेक प्रकार के बल होते हैं। चलिए हम इन सभी पहले हम बल का डिफिनेशन लिखते हैं, फिर उनके प्रकार लिख देते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न ने जैसे पूछा था कि बल को परिभाषित करिए, तो हमने बल को परिभाषित किया है कैसे। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति अवस्था, दिशा या आकार को क्या करता है, परिवर्तन कराता है या परिवर्तन करवाने का प्रयास करता है, ठीक है। परिवर्तन कराएगा या तो परिवर्तन कराने का प्रयास करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से जैसे मान लीजिए कि बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेशी बल हुआ, यांत्रिक बल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, घर्षण बल हुआ, चुंबकीय बल हुआ, स्थिर विद्युत वाला बल हुआ और नाभिकीय बल हुआ। ये सभी बल हैं और उनके बल के प्रकार हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार के आए हैं। अगला प्रश्न है, ठोस, द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, ठोस, द्रव और गैस में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। देखिए ठोस जो होता है उसके अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं और इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। उसके बाद आता है द्रव के जो अणु थोड़ा ठोस से थोड़ा दूर दूर होते हैं और उससे अधिक दूरी पे जो है उनके अणु किसके होते हैं, गैस के होते हैं, ठीक है। देखिए हमने इन सबके पार्ट को लिख दिया है और इसका डिफिनेशन भी लिखा जा सकता है। इस जैसे ठोस का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। मतलब आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है उसको हम बोलते हैं द्रव। और जिनमें ना तो जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। देखिए इनके पार्ट जैसे है, आकार निश्चित है, इसका अनिश्चित है और इसका अनिश्चित है, लेकिन आयतन इसका भी निश्चित है, ठोस का भी है और इसका भी नहीं। और इसमें जो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, सबसे कम जो दूरी होती है, बहुत कम दूरी होती है ठोस की, और उससे थोड़ा सा अधिक दूरी किसकी होती है, द्रव की, और सबसे अधिक दूरी पे अणु रहते हैं गैस की। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से आया है। अगला प्रश्न दिया है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण जो जिसमें किसी अन्य जैसे कीट, हवा, वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको हम बोलते हैं स्वपरागण। परपरागण में इनमें आवश्यकता पड़ती है परागण को जो है ले जाने के लिए, किसकी, परपरागण में आवश्यकता पड़ती है। कीड़े से चले जाए, वायु से चले जाए, तितलियों से चले जाए, तो इसको बोलते हैं। चलिए मैं इसका इन दोनों का डिफरेंशन से लिख दे रहा हूँ या अंतर लिख दे रहा हूँ, अंतर ही लिख दे रहा हूँ। देखिए अब हमने क्या बताया, परपरागण क्या होता है। परपरागण जो ये माध्यम होता है इसका, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसमें, स्वपरागण में। और परपरागण में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो वायु से चला जाए या जो है कीट से या तितली से, ठीक है, किसी से भी जाए पर इसे एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और जो इस किस फूल से होंगे, यह एक ही फूल से हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा होगा कि एक ही प्रजाति के अलग अलग फूलों से इसका निषेचन होता है। समझ में है कि नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि मिश्रण को क्या करिए, मिश्रण को परिभाषित कीजिए, उनके गुणों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। ठीक है, यह प्रश्न दिया है। तो मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं,
मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन से लिख दे रहे हैं। देखिए हमने इस जो डेफिनेशन और उनके गुण लिख दिए हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, मैंने बताया भी था कि मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और इनकी जो अनुपात होती है एक निश्चित अनुपात में होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब देखिए इसका जो गुण है मैंने अभी बताया है कि जो इनके घटक जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, और यह जो घटक होते हैं इनको भौतिक या रासायनिक विधि से इसको क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। और इनके जो घटक मिल पदार्थ बना देते हैं, अलग यौगिक बना देते हैं, परंतु जो उनका मूल गुणधर्म होता है उसको बनाए रखते हैं। ये नहीं कि मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दिया तो ये बन गया जल बन गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अब मिल नहीं करेगा, अभी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग अपने गुणधर्म को बनाए रखे हैं, इसी प्रकार से ये सब बनाए रखते हैं। जो इनके बनाने के लिए जो है, इसको मिश्रण को बनाने के लिए अत्यधिक जो है ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित क्या करिए, समझाइए। घूर्णन गति वह गति होती है जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर घूमती है, उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पर घूमती है, वह एक घूर्णन गति है। चलिए मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि घूर्णन गति जो है अपने ही अक्ष पर क्या करती है? चारों तरफ घूमती है, उसको कहते हैं घूर्णन गति। और इसके मैंने जैसे वो बोला था कि उदाहरण से बताइए, तो हमने उदाहरण दिया है। क्या चीज़? जैसे लट्टू है वो अपने ही तरफ घूमता है, अपने ही चारों तरफ घूमता है, और पृथ्वी जो है अपने ही चारों तरफ क्या करती है? घूमती है। समझ में आया कि नहीं है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखें अगले प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है कि मुकुलन से क्या आशा है? उदाहरण सहित क्या करिए, स्पष्ट कीजिए। मुकुलन मतलब होता है उभार। अब देखिए मुकुलन, देखिए क्या होता है कि किसी जनक जीव में पहले क्या आता है कि उभार आता है उसके शरीर पे, किसी पार्ट पे। जैसे मान लीजिए कि यह एक जीव है, उसके ऊपर इस प्रकार से पार्ट उभर गए, तो यह उभरते उभरते धीरे धीरे बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें से एक अलग जीव बन जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है? मुकुलन, ठीक है। जैसे कि प्रश्न में दिया था कि मुकुलन से क्या आशा है, तो मुकुलन, जैसे कि प्रश्न में दिया था कि मुकुलन से क्या आशा है, तो मुकुलन एक अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जनक जीव के शरीर पे छोटा सा उभार या मुकुलन विकसित हो जाता है, धीरे धीरे विकसित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़कर जनक जीव से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अलग होकर एक अलग जीव बन जाता है, उसमें अलग जीव बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मुकुलन के उदाहरण में बात करें तो हाइड्रा में मुकुलन, यीस्ट में मुकुलन। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसको आप लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं।